वेलकम बैक दोस्तों। तो हम लोग अब यहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हैं रेशनल नंबर। ठीक है, देखिए रेशनल नंबर जो कि आपके क्लास 8th का फर्स्ट चैप्टर है और मेन टॉपिक उसमें रेशनल नंबर के बारे में ही है। बट हम लोग यहाँ पे अब क्लास 8th को सिर्फ नहीं देख रहे हैं, हम लोग यहाँ पे कम्पिटेटिव लेवल की बात कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग सिर्फ वहीं ज़्यादा मेन फोकस करेंगे जो कि हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। अगर आप सोचेंगे कि रेशनल नंबर की सारी चीजें जो कि बोर्ड लेवल की भी कंसेप्ट हैं, वो सारी चीजें यहाँ नहीं कराई जाएंगी। यहाँ पे सिर्फ हम लोग वही पॉइंट्स लेंगे जो कि जरूरी है। बट फिर भी वो बहुत छोटे छोटे पॉइंट हैं, वो चाहे तो आप अपने से पढ़ सकते हैं, जैसे कि दो रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर कैसे निकालते हैं ये पता करना। ठीक है ना। और रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये पता करना, ये बहुत ही ईजी चीज है, बोर्ड स्कूल में सिखा दी जाती है। जो मेन मेन चीजें है, जो स्टैंडर्ड चीजें है, वो तो सब कुछ मैं यहाँ करवाऊंगा। रेशनल नंबर क्या होता है, देखिए अभी तक हम लोगों ने होल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स पढ़ा जो कि नॉर्मल नंबर्स थे। नंबर फ्रैक्शन में भी तो हो सकते हैं, लाइक न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में 3/4, 7/6, 7/7, 7/4, 3/2, इस तरह के नंबर भी हो सकते हैं। तो यानी कि एक ऐसा नंबर जिसको कि हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकें, न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सकें, तो उसी को हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं। बट उसमें एक दो और कंडीशन होती है, उसको भी जरा बात कर लेते हैं। तो रेशनल नंबर का मतलब हो गया अ नंबर which can be written in the form of which can be written in the form of p by q, where p by q यानी न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखेंगे, जहां पे p एंड q दोनों के दोनों, p एंड q बोथ आर इंटीजर्स। ये दोनों क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होना चाहिए। इंटीजर्स क्या होता है, निगेटिव नेचुरल नंबर, जीरो या नेचुरल नंबर का निगेटिव। तो कंडीशन क्या है, p बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, p एंड q दोनों इंटीजर्स होने चाहिए, एंड नीचे वाला जो q है ना, ये q वाला पार्ट ये जीरो नहीं होना चाहिए। A number which can be written in the form of this and this are known as rational। अब इसको एग्जाम्पल से समझिए, थोड़ा सा एग्जाम्पल से देखिए। जैसे मैं कहूं, मैंने लिखा 3/4, देखिए p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा, p यानी 3 और q यानी 4, ये दोनों इंटीजर्स हैं, ऊपर नीचे दोनों के दोनों इंटीजर्स हैं, और नीचे वाला जीरो नहीं है। ठीक है। मैंने लिखा 2/5, ये भी सही है। मैंने लिखा -2/7, अरे -2 भी तो इंटीजर्स है, तो -2 और 7 ये दोनों इंटीजर्स हैं, p बाई क्यू में तो लिखा ही है, और नीचे वाला q जीरो नहीं है। ठीक है ना। मैं लिखूं 2/-7, ये दोनों हालांकि एक बात है, बट फिर भी मैं ऐसे लिख दूं। अगर मैं लिखूं माइनस का 2/-7, हालांकि ये माइनस माइनस कट हो जाएगा और 2/7 ही बचेगा, बट -2 और -7 लिखा हो तो भी सही बात है, क्योंकि -2 भी इंटीजर है, -7 भी इंटीजर है, और p बाई क्यू के फॉर्म में है ही, और नीचे जीरो नहीं है। तो बस यही तीन कंडीशन आपको दिमाग में रखनी है। रेशनल नंबर को हम लोग कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं, और इस रेशनल नंबर को दिमाग में रखने के लिए बस आपको इतना ध्यान रखना है कि तीन कंडीशन हमें दिमाग में होनी चाहिए रेशनल नंबर के लिए। एक तो ये p बाई क्यू के फॉर्म में हो, p और q दोनों के दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। जेड जो मैं बना रहा हूं वो इंटीजर्स का साइन है, ये आई भी लिख देता हूं, और नीचे वाला q जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। ये मैंने लिखा है कि p और q बिलोंग्स टू z, मतलब कि p और q z ही होना चाहिए, यानी इंटीजर ही होना चाहिए। शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं। ठीक है। और देखिए, अगर मैं सिर्फ 1 लिखूं तो क्या ये रेशनल नंबर है, बिल्कुल रेशनल नंबर है, क्योंकि हम लोग 1 को लिख सकते हैं 1/1। ठीक है ना। हम लोग 2 को क्या लिख सकते हैं,
2/1। हम लोग 3 को क्या लिख सकते हैं, 3/1, यानी ये सब भी हमारे रेशनल नंबर है। अगर मैं लिखूं -1, अगर मैं लिखूं -1, तो क्या ये रेशनल नंबर है? बिल्कुल है, क्योंकि -1 को -1/1 लिख सकते हैं, -2 को -2/1 लिख सकते हैं, -3 को -3/1 लिख सकते हैं, यानी कि ये सारे भी क्या हो गए, हमारे रेशनल नंबर हो गए। अच्छा, जीरो के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या जीरो एक रेशनल नंबर है? क्या जीरो को p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं? अरे जैसे हम 1 को 1/1 लिखें, -1 को -1/1 लिखें, वैसे ही जीरो को भी 0/1 लिख सकते हैं। और 0/1 लिख दिया, यानी कि यहां पे p 0 हो गया और q 1 हो गया। p/q के फॉर्म में लिख दिया ना, ऊपर p और नीचे वाला q, और p 0 है। देखिए q 0 नहीं है, हमारा कंडीशन कह रहा है कि q 0 नहीं होना चाहिए। p कुछ भी हो, कोई मतलब नहीं, q 0 नहीं होना चाहिए, और यहां पे q तो 1 है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जीरो भी हमारा क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। जीरो इज ऑल्सो अ रेशनल। क्या होता है कि जीरो देख के बच्चों को लगता है कि अरे जीरो तो नहीं होना चाहिए था, तो ये रेशनल नंबर नहीं होगा, बट नीचे जीरो नहीं होना चाहिए था, ऊपर तो जीरो हो सकता है, ठीक है ना। अगर मैं ऐसे लिख दूं, 0/1 लिखूं, 0/34 लिख दूं, 0/ कुछ भी लिख दूं, नीचे कोई भी नंबर लिख दूं, नीचे कोई भी नंबर लिख दूं, बस जीरो ना लिखूं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा रेशनल नंबर होगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और देखिए, और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि डेसिमल में, डेसिमल को नहीं होगा तो मैं एक दूसरे फॉर्मेट में करा दूंगा, अब इस टाइप का देख लेते हैं। ओके, अगर इस टाइप का नंबर लिखा हो 5/2/3, इस टाइप का नंबर हो, तो इसको भी चेंज कर सकते हैं ना, 5 × 3 15, और 15 + 2 17/3, ये भी p/q के फॉर्म में है, ठीक है ना। कोई ऐसा सवाल हो जिसमें कि कॉम्प्लिकेटेड हो, उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो सिंप्लीफाई करने के बाद हम देखेंगे कि उसको p/q के फॉर्म में लिख रहे हैं कि नहीं। अगर लिख दे रहे हैं तो वो नंबर क्या है, रेशनल नंबर है। और ये दोनों कंडीशन भी होनी चाहिए कि p और q इंटीजर होना चाहिए और q 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो कौन कौन से नंबर हमारे रेशनल नंबर नहीं होंगे, और रेशनल नंबर नहीं होंगे तो वो क्या होंगे? तो जो नंबर रेशनल नंबर नहीं होते हैं वो इर्रेशनल नंबर होते हैं। वो क्या होते हैं, मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। पहले यहां पे 2-4 पॉइंट और देख लेते हैं रेशनल नंबर के बारे में। आप देख रहे हैं कि रेशनल नंबर में क्या क्या आ रहा है, जरा देखिए, यहां पे मैं फिर से लेकर जाता हूं ऊपर। रेशनल नंबर में 1 2 3 4 5 सब आ रहे हैं। रेशनल नंबर में -1 -2 -3 ये भी आ रहा है। रेशनल नंबर में 0 भी आ रहा है। अरे यार, यानी रेशनल नंबर के अंदर तो सारा का सारा इंटीजर आ जा रहा है, यानी कि ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर्स। कह सकते हैं ना कि सारे के सारे इंटीजर्स रेशनल नंबर भी हैं, तो सारे होल नंबर भी रेशनल नंबर है, सारे नेचुरल नंबर भी रेशनल नंबर है। तो यानी कि मैं यहां पे एक लाइन लिख सकता हूं ना कि ऑल या ऐसे लिख सकता हूं, शॉर्ट में मैं डायरेक्ट लिख देता हूं कि रेशनल नंबर इंक्लूड, रेशनल नंबर के अंदर क्या क्या है, रेशनल नंबर इंक्लूड नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर्स। देखिए, सबसे छोटा जो होता है, मैं यहाँ पे एक डायग्राम से आपको और अच्छे से समझा देता हूँ सारी चीजें। देखिए, सबसे छोटा जो होता है वो होता है नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर क्या क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7। जब इस नेचुरल नंबर को 0 भी दे देंगे तब होल नंबर बनेगा, यानी होल नंबर नेचुरल नंबर से थोड़ा सा बड़ा सेट होगा, बड़ा ग्रुप होगा, यानी कि होल नंबर जो है वो नेचुरल नंबर से बड़ा होगा, और नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर आएगा, क्योंकि होल नंबर में भी 1 2 3 4 है और नेचुरल नंबर उसके अंदर आएगा, और होल नंबर ज्यादा है क्योंकि वो 0 के साथ है। इस पूरे में अगर निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर मिला देंगे तो इंटीजर्स हो जाएगा, यानी इंटीजर्स जो है वो
इन दोनों से भी थोड़ा सा बड़ा ग्रुप बनेगा। आप देख रहे हैं, क्योंकि इंटीजर्स में -1 भी है, -2 भी है, -3 भी है, और होल नंबर वाला सारा पोर्शन तो है ही। अच्छा, इंटीजर्स में कुछ और नंबर मिला देंगे, जैसे 2/3, 5/7, -2/3, तो हमारा रेशनल नंबर बनेगा। यानी रेशनल नंबर और बड़ा ग्रुप हो गया, रेशनल नंबर और बड़ा ग्रुप हो गया। क्लियर है? यानी कि सबसे बड़ा ग्रुप रेशनल नंबर का हो गया, उसके अंदर इंटीजर्स हो गए, उसके अंदर होल नंबर्स हो गए, और उसके अंदर नेचुरल नंबर। अब देखिए, अब यहां पर आपसे कोई पूछे ऑल नेचुरल नंबर आर रेशनल नंबर, यस, क्योंकि नेचुरल नंबर उसके अंदर है। ऑल होल नंबर आर रेशनल नंबर, यस। ऑल इंटीजर आर रेशनल नंबर, यस। ऑल इंटीजर आर होल नंबर, नो, क्योंकि इंटीजर जैसे -1 है वो होल नंबर नहीं है। तो देखिए, जब हम अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हैं, यानी नेचुरल नंबर से रेशनल नंबर की तरफ जा रहे हैं, तो सब कुछ आएगा, लेकिन जब बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हैं तो वो सब कुछ नहीं आएगा। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, अदरवाइज मैंने जितना ओपन करके चीजों को बताया है आपके दिमाग में फिट हो गया होगा। ठीक है ना? तो ऐसे क्या है कि इक्का दुक्का सवाल पूछे जाते हैं, मैं भी अपने कोर्स में क्वेश्चन प्रैक्टिस में इस तरह के सवाल मैंने रखे हैं, वो आप देखेंगे। ठीक है, तो यहां पे मेरा रेशनल नंबर का बात कंप्लीट हो गया। यहां पे एक और छोटा सा टॉपिक बात कर लेते हैं कि भैया जैसे कि मान के चलिए कोई दो रेशनल नंबर है, एक रेशनल नंबर पी है, एक रेशनल नंबर एक्स है और एक वाई है। इन दोनों के बीच में हम लोग कितने और रेशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं? जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में बताया कि दो इंटीजर्स के बीच में हम लोग फाइनाइट नंबर ही इंटीजर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, बट दो रेशनल नंबर के बीच में मैं अभी प्रूफ करके भी दिखा दूंगा, पहले मैं लिख देता हूं। बिटवीन टू रेशनल नंबर, between two rational numbers we can find out infinite number of रेशनल। मतलब कि अगर दो रेशनल नंबर हो तो उसके बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स को फाइंड आउट किया जा सकता है। बिटवीन टू रेशनल नंबर वी कैन फाइंड आउट इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल। कैसे? देखिए, जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारे पास एक रेशनल नंबर 5 भी तो रेशनल नंबर है, तो 5 एक रेशनल नंबर हो गया, और एक रेशनल नंबर सपोज कीजिए 7 हो गया। ठीक है, अगर मैं कहूं 5 और 7 के बीच में कितने इंटीजर बता सकते हो, तो वो फाइनाइट ही है, सिर्फ और सिर्फ एक ही इंटीजर है 6। लेकिन 5 और 7 के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर है। कैसे? अरे भाई, मैं 5.1 भी एक रेशनल नंबर हो जाएगा, 51/10। ठीक है ना? या फिर 5.12 इस तरह का भी आ जाएगा, 5.12347893256, उसके बाद 5 पॉइंट इसमें एक 1 ऐड कर दो, एक और ऐड कर दो, यानी कि इनफाइनाइट फाइंड आउट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं ना, क्योंकि पी बाई क्यू यहाँ पे अप्लीकेबल है, और डेसिमल को हम लोग पी बाई क्यू के रूप में लिख देंगे तो हमारा वो रेशनल नंबर हो जाएगा। जो हमारा डेसिमल वाले पार्ट है, मैं डेसिमल वाले पार्ट को इरेशनल के बाद बताता हूं, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि दो रेशनल नंबर के बीच में हम लोग इनफाइनाइट रेशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं, बट फाइनाइट इंटीजर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है मेरी बात? चलिए आगे चल। अच्छा, अभी तो हमने रेशनल नंबर पढ़ा, अब एक नंबर और होता है, उसका नाम है इररेशनल नंबर। तो जो नंबर रेशनल नंबर नहीं होते हैं वो सारे इरेशनल नंबर होते हैं। इरेशनल, देखिए रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या थी? रेशनल नंबर की डेफिनेशन थी कि जिसे पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है ना? रेशनल नंबर की यही डेफिनेशन थी ना, कि जिसे पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख दें, और पी क्यू इंटीजर हो और क्यू जीरो नहीं हो।
तो इरेशनल का डेफिनेशन हो जाएगा कि जिसे p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, यानी कि अ नंबर विच कैनॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, अ नंबर विच कैनॉट बी, विच कैनॉट बी एक्सप्रेस्ड या रिटेन, जो भी आप लिखना चाहें, विच कैनॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, जिसे p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं एक्सप्रेस कर सकते हैं, जहां पे p और q इंटीजर्स होता है, where p and q are integers and q not equal to 0 are known as irrational, are known as irrational number. तो अ नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड, p बाई क्यू के फॉर्म में लिख ही नहीं सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपसे कहूं कि मैंने लिख दिया √3। देखिए, ये जब स्क्वायर रूट और क्यूब रूट करेंगे तो इसको और डिटेल में देखेंगे, लेकिन √3 को हम लोग एक मान लेते हैं कि इतना पॉइंट, इतना 1 पॉइंट, इतना 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 आएगा, बट वो एक्चुअल नहीं है। इसका जो एक्चुअल आता है वो कभी खत्म ही नहीं होता है, यानी कि वो कुछ ना कुछ आता जाएगा, पॉइंट के बाद, दशमलव के बाद कुछ ना कुछ आता जाएगा, वो कभी खत्म ही नहीं होगा। ठीक है ना? तो ये √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया। इस तरीके के जो नंबर हैं ये इरेशनल नंबर है। जो हमारा पाई होता है, पाई, ये इरेशनल नंबर है। लेकिन हम लोग एवरेज वैल्यू पाई की मान लेते हैं कि 22/7, तो जो 22/7 मान लेते हैं वो हमारा रेशनल नंबर होता है। तो अगर कोई पूछे कि पाई क्या है, तो इरेशनल है, क्योंकि पाई की वैल्यू भी एक्चुअल में फाइंड आउट नहीं की गई है। वो 3 पॉइंट समथिंग जो है ना, हम लोग जो जनरल यूज करते हैं 3 पॉइंट समथिंग, वो अप्रोक्सीमेट है, वो एक्चुअल नहीं है। जब डिवाइड करेंगे आप 22/22 को 7 से, तो ये कभी खत्म ही नहीं होगा, कुछ ना कुछ आता जाएगा, नया नया कोई ना कोई डिजिट आता ही जाएगा। ठीक है ना? ओके। तो आपको ये बात समझ में आ गई कि पाई जो हो गया वो इरेशनल हो गया, लेकिन 22/7 जब हम लिख देते हैं, अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिख देते हैं, तो वो हमारा रेशनल हो जाता है, क्योंकि वो p बाई क्यू के फॉर्म में लिख दिया। ओके। अब यहां पे एक और बात समझिए। हमारे पास डेसिमल नंबर भी होते हैं ना, हमारे पास डेसिमल नंबर भी होते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक स्टैंडर्ड चीज बता रहा हूँ, हालांकि ये क्लास 9th में इसके बारे में डिटेल में बात होती है, बट मैं आपके लेवल पे थोड़ा सा बात कर देता हूँ, हल्का सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। जैसे सपोज करिए हमारे पास डेसिमल है नंबर। अब बताइए डेसिमल नंबर कितने टाइप के हो सकते हैं? ओके सर, ये कैसी बात है, डेसिमल नंबर कितने टाइप के होते हैं? डेसिमल नंबर तो एक ही टाइप का होता है कि एक डिजिट हुआ, उसके बाद डेसिमल लगा, फिर कुछ और डिजिट आ गए। मैं कहूंगा नहीं, डेसिमल नंबर 3 टाइप के होते हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है आपके लिए, और एक नया कंसेप्ट भी सीखने को मिलेगा। मैं इसको अंदर कर देता हूं, थोड़ा स्पेस आ जाएगा। मैंने कहा कि डेसिमल नंबर 3 टाइप के होते हैं। एक डेसिमल नंबर ऐसा होता है जो कि टर्मिनेटिंग होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। एक डेसिमल नंबर ऐसा होता है जो कि नॉन टर्मिनेटिंग होता है। ऐसा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। अच्छा, टर्मिनेटिंग का क्या मतलब है अभी समझ में आएगा, बट रिपीटिंग। अभी मैं ये सारे टर्म्स समझाऊंगा आपको, डोंट वरी, क्लियर सब कुछ हो जाएगा, बिल्कुल परेशान मत हो। रिपीटिंग को हम लोग रिकरिंग भी बोलते हैं, रिकरिंग डेसिमल। और तीसरा है कि ना ही तो टर्मिनेटिंग है और ना ही रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। नॉन का मतलब नॉट होता है, ठीक है ना? नॉन का मतलब क्या होता है? नॉट होता है, मैं पहले भी बता चुका हूं। देखिए क्या है ये तीनों नंबर, जरा बहुत ही ध्यान से और गंभीर से समझिएगा, आपको एक बार में समझ में आ जाए। ये मैं थोड़ा सा आपके लेवल से ऊपर की चीजें बता रहा हूं।
क्या है कि डेसिमल नंबर तीन तरीके का होता है। टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब हो गया ऐसा डेसिमल जो कि डेसिमल के बाद 2-4 डिजिट, 10 डिजिट या कुछ डिजिट के बाद खत्म हो जाए। जैसे कि मैं जब 1/4 का डेसिमल लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, 0.25 ऐसे ही लिखूंगा ना। अगर मान के चलिए मुझे 13/5 का डेसिमल लिखना है तो कैसे लिखूंगा, 2.6। यानी कि ये खत्म हो जा रहा है, यानी कि यहाँ पर रिमाइंडर जो है ना वो जीरो आ जा रहा है। जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है। तो इसी को कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी कि डेसिमल के बाद ये टर्मिनेट हो जा रहा है, खत्म हो जा रहा है। तो दिस इज नोन एज द टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगर ऐसे हो 2.3165, ये टर्मिनेट हो गया, ये खत्म हो गया, चाहे कितना भी लंबा हो, 4.73253, ये किसी ना किसी का डेसिमल होगा और ये खत्म हो गया, इसके बाद रिमाइंडर जीरो आ गया, सब कुछ कट गया, तो ये टर्मिनेटिंग है, यानी खत्म हो जा रहा है। एक ऐसा होता है जो कि टर्मिनेट नहीं होता है लेकिन कुछ फिक्स डिजिट रिपीट करते हैं। जैसे कि अगर आप 2 को 3 से डिवाइड करेंगे ना तो 0.6666666 आता ही जाएगा। इसको ऐसे लिख देते हैं कि 0.6 और 6 बार बार आ रहा है, इसीलिए इसके ऊपर बार लगा देते हैं। अगर आप 3/11, 3 को 11 से डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको आ रहा है 0.27272727 बार बार आएगा, यानी कि 0.27 बार बार आ रहा है, यानी कि पूरे 27 के ऊपर बार लगा दिया। जितने नंबर रिपीट होते हैं उसके ऊपर बार लगा देते हैं। तो ये किस टाइप के नंबर हैं, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, खत्म नहीं हो रहे हैं बट रिपीट कर रहे हैं, रिपीटिंग है, कुछ फिक्स नंबर ऑफ डिजिट रिपीट कर रहे हैं या रिकरिंग कर रहे हैं। ठीक है ना। और एक तीसरे टाइप का होता है जो कि ना ही तो टर्मिनेट करता है और ना ही रिपीट कर जाता है, जैसे 2.3143252872 ऐसे ही करके कुछ ना कुछ आता जाएगा। यहां पे कोई फिक्स नंबर ऑफ डिजिट ना ही तो रिपीट करेगा और ना ही ये कभी खत्म होगा। इसी को कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि ये खत्म भी नहीं हो रहा है और रिपीट भी कुछ नहीं हो रहा है, नॉन रिपीटिंग भी है। बात समझ में आ रही है। तो डेसिमल नंबर ये तीन टाइप के होते हैं। अब सर आपने ये क्यों बताया, क्या जरूरत है इस चीज को बताने की, आपको क्या आप ज्यादा पढ़ाने में मजा आता है क्या, हाँ? अपना धौस दिखा रहे हो कि हमें ज्यादा आता है? नहीं भैया, अभी देखिए, मैं अपना धौस नहीं दिखा रहा, मैं बस इतना बता रहा हूं कि ये जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है और ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है, अगर इस टाइप का डेसिमल नंबर आपको देखने को मिल जाए तो ये रेशनल होता है। अगर डेसिमल में नंबर लिखा है और वो टर्मिनेटिंग है तो रेशनल नंबर होगा, उसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। और इस टाइप का भी है ना कि टर्मिनेट तो नहीं हो रहा, मतलब खत्म तो नहीं हो रहा, लेकिन कोई फिक्स नंबर ऑफ डिजिट बार बार रिपीट कर रहा है, तो इसको भी p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं और ये भी रेशनल नंबर होता है। क्लियर है। बट अगर टर्मिनेट भी नहीं हो रहा और कोई फिक्स नंबर ऑफ डिजिट रिपीट भी नहीं हो रहा तो ये इरेशनल होता है। बस मैं यही बताने की कोशिश कर रहा था और कुछ नहीं। तो अगर आपको मान के चलिए चार ऑप्शन दिए जाएं और पूछ दिया जाए बताइए इसमें से कौन सा रेशनल नहीं है, तो एक ऑप्शन ये हो, एक ऑप्शन ये हो, एक ऑप्शन ये हो और एक ऑप्शन ये हो, तो आप क्या कहोगे कि ये तीनों तो रेशनल है बट ये रेशनल नहीं है। बात समझ में आ रही है ना। तो इस टाइप के भी सवाल आ सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये हो गया मेरा डेसिमल के बारे में डिस्कशन। आइए अब आगे बात करते हैं। देखिए, जब हम लोग रेशनल नंबर को और इरेशनल नंबर को जब आपस में मिला देते हैं तो एक कहलाता है रियल नंबर। तो मैं उसको भी थोड़ा सा बता देता हूं, रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर क्या होता है देखिएगा, रियल नंबर का मतलब हो गया कि ग्रुप ऑफ रेशनल एंड इरेशनल। क्या कहेंगे हम लोग, ग्रुप ऑफ रेशनल एंड इरेशनल। ठीक है ना।
इसको हम लोग रियल नंबर कहते हैं। जो हमारा रियल नंबर होता है वो दो टाइप का होता है, या तो रेशनल होता है, क्या होता है, या तो रेशनल होता है या इरेशनल होता है। ठीक है, अगर रेशनल होगा तो वो सारी कंडीशन आएगी कि पी बाई क्यू होना चाहिए, क्यू इक्वल पी और क्यू इंटीजर होना चाहिए, क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। अगर रेशनल है, रियल नंबर के दो पार्ट हो गए, रेशनल होगा इरेशनल होगा। रेशनल के अंदर क्या आता है, रेशनल के अंदर और कौन सा आता है, इंटीजर्स आता है। इंटीजर्स के अंदर क्या आता है, होल नंबर आता है। अभी तक जो हमने पढ़ा है उसके बारे में बात कर रहे हैं। और होल नंबर के अंदर क्या आता है, तो नेचुरल नंबर आता है। ठीक है ना, तो इस तरह से आप सीक्वेंस याद रखेंगे तो आपको बहुत सारे सवाल के जवाब देने में आसानी होगी। क्लियर है। और ये इरेशनल, देखिए नंबर जो है ना इस दुनिया में जितने भी नंबर हैं वो दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से, या तो रियल नंबर होगा या इमेजिनरी नंबर होगा। लेकिन अभी हम इमेजिनरी नंबर के बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं तो उसको हमने हटा दिया। अभी हम रियल नंबर के बारे में बात कर रहे हैं। तो रियल नंबर अगेन दो टाइप का होता है, एक रेशनल और एक इरेशनल। रेशनल क्या होता है मैंने आपको समझा दिया, इरेशनल क्या होता है ये भी मैंने आपको समझा दिया। क्लियर है। तो यहां तक मेरा ये बेसिक जो नंबर बताने का बात था वो खत्म हुआ। अभी कुछ दो चार और टर्म्स हैं नंबर में, वो भी देख लेते हैं, उसको भी क्यों छोड़ें। जैसे कि मैं आपसे कहूं कि बताइए इवन नंबर क्या होता है, इसको फटाफट लिख लीजिएगा। मैं भी बहुत तेजी में इसको करा देता हूं। इवन नंबर क्या होता है, तो यानी कि नंबर विच आर डिविजिबल बाई टू, नंबर विच आर डिविजिबल बाई टू। अब इसके एग्जाम्पल लिखवाने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। और अगर मैं कहूं कि ऑड नंबर क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे कि नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाई टू, वो ऑड नंबर हो गया। ठीक है। अगर मैं कहूं प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, तो आप कहोगे नंबर विच हैव ओनली टू फैक्टर्स, नंबर विच हैव, नंबर विच हैव ओनली टू फैक्टर, सिर्फ और सिर्फ दो ही उसके फैक्टर होते हैं। कौन कौन से, वन एंड वो नंबर खुद इटसेल्फ, तभी उसको हम लोग प्राइम नंबर कहेंगे। जैसे कि सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, टू। अगर कोई पूछे सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर तो टू, उसके बाद थ्री, उसके बाद 5, 7, 11, 13। ये फैक्टर का मतलब क्या होता है, फैक्टर का मतलब होता है कि यानी कि इस नंबर को हम लोग सिर्फ दो ही नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। फैक्टर का मतलब होता है कि किस किस नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि आप 7 को लें तो 7 को या तो 1 से डिवाइड कर सकते हैं या अपने खुद के नंबर 7 से डिवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और नंबर है ही नहीं जिससे इसको डिवाइड कर सकें, यानी कि इसके फैक्टर दो हो गए। अगर 17 है या 19 है तो 19 को भी या तो हम सिर्फ 1 से डिवाइड कर सकते हैं या इसके खुद के नंबर यानी 19 से कर सकते हैं। तो यानी कि ये भी क्या हो गया हमारा, प्राइम नंबर हो गया। तो फैक्टर का मतलब होता है कि किस किस नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूं कि 10 का फैक्टर क्या क्या होगा, तो आप कहोगे 1 भी होगा क्योंकि 1 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 2 भी होगा क्योंकि 10 को 2 से भी कर सकते हैं, 5 भी होगा और 10 तो होगा ही होगा। तो फैक्टर का मतलब होता है कि किस किस नंबर से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है। तो ऐसा नंबर जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर हो, एक 1 और खुद वो, तो उसको हम लोग कहेंगे प्राइम नंबर। जैसे दो, सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा हो गया, दो। इस बात का याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि ये स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है। उसके बाद एक और नंबर आता है प्राइम नंबर के साथ ही, उसको हम लोग कहते हैं कंपोजिट नंबर। क्या कहते हैं दोस्तों, उसको कहते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर का मतलब क्या हो गया कि ऐसा नंबर जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हो, नंबर विच हैव more than two factors, more than two factors। क्या मतलब है इस बात का, जरा देखिए। जैसे कि मैं कहूं कि 4 है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूं 4,
4 मेरा सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है। इसके 4 के फैक्टर्स क्या क्या हैं? फैक्टर्स ऑफ 4 क्या क्या है? मैं फैक्टर्स ऑफ 4 लिख रहा हूं। फैक्टर्स ऑफ 4 क्या क्या हो सकते हैं, मतलब 4 को किस किस नंबर से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं? तो 1 से कर सकते हैं, 2 से कर सकते हैं, और 4 से तो कर ही सकते हैं। तो यानी कि 2 से ज्यादा इसके फैक्टर हो गए ना, तो इसीलिए 4 हमारा कंपोजिट नंबर हो गया। ठीक है ना। और मैं बात करूं, और एग्जांपल की बात करूं, तो मैं 6 को ले लूंगा। 6, अगर मैं बात करूं फैक्टर्स ऑफ 6 क्या क्या है, तो फैक्टर ऑफ 6 क्या है? 6 को 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से कर सकते हैं, 3 से कर सकते हैं, और 6 से कर सकते हैं। तो इसके भी 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए, तो इसीलिए 6 भी कंपोजिट नंबर हो गया। सेम वैसे ही हमारा 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, ये सारे हमारे क्या हो गए? कंपोजिट नंबर हो गए। यानी कि जो नंबर प्राइम नंबर नहीं है वो कंपोजिट है। ठीक है ना। यानी कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर दोनों सेम कभी नहीं हो सकता। आप देखिए सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या क्या था? 2। और सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है? 4। अब आप कहेंगे कि सर 1 को क्यों नहीं लिया? 1 क्या प्राइम नंबर नहीं है क्या? क्या कंपोजिट नंबर नहीं है क्या? तो देखो 1 को सिर्फ 1 से ही डिवाइड कर सकते हैं, तो ये तो कंपोजिट नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पे कहा जा रहा है कि मोर देन 2 फैक्टर होना चाहिए। और 1 को हम लोग प्राइम नंबर भी इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि 1 को सिर्फ 1 ही डिवाइड कर रहा है, इटसेल्फ भी डिवाइड हो रहा है और 1 भी डिवाइड हो रहा है, यानी कि ये दोनों कॉन्ट्राडिक्ट हो गए। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि 1 को ना तो प्राइम नंबर कहेंगे और ना ही कंपोजिट कहेंगे। 2 को सबसे छोटा प्राइम कहेंगे, और उसके बाद 3 भी प्राइम है, और उसके बाद 4 कंपोजिट है। ठीक है ना। और उसके आगे तो कंटिन्यू हो ही जाएगा। ठीक है। एक दो बात और कर लेते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चलेंगे। जैसे कि एक दो शब्द और पूछ लिए जाते हैं ऐसे, ट्वीन प्राइम नंबर बताइए क्या होता है, को प्राइम नंबर बताइए क्या होता है। ट्वीन प्राइम नंबर, पहले इसको देख लेते हैं, फिर को प्राइम भी देख लेंगे। देखिए सिंपल सा डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूं। ट्वीन प्राइम का मतलब होता है एक ऐसा पेयर, प्राइम नंबर का पेयर, जिसमें कि डिफरेंस दो। ऐसे मैं लिख देता हूं, अ पेयर ऑफ प्राइम नंबर, अ पेयर ऑफ प्राइम नंबर which is differ by 2, which is differ, मतलब कि डिफर का मतलब उन दोनों के बीच में डिफरेंस जो है वो 2 का है, डिफर बाई 2। 2 यानी कि ये वाला 2। ठीक है ना। जैसे एग्जांपल में देखिए, मैंने दो पेयर लिए प्राइम नंबर का, जैसे एक 3 लिया और एक 5 लिया, ये दोनों प्राइम नंबर है, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 2 है, तो ये हमारा ट्विन प्राइम कहलाएगा। अगर मैं 5 और 7 ले लूं, तो 5 और 7 भी दोनों क्या है? प्राइम नंबर हैं, और दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? 2 है। अगर मैं 11 और 13 ले लूं, 11 और 13 दोनों प्राइम नंबर है, और दोनों के बीच का डिफरेंस भी क्या है? 2 है। तो इसी तरीके से आप नंबर ले सकते। ठीक है। एक और जो मैंने अभी शब्द बोला कि बताइए को प्राइम क्या होता है, कई बार ये शब्द भी आ जाते हैं, क्वेश्चंस में यूज हो जाते हैं कि को प्राइम क्या होता है। तो ट्विन प्राइम तो समझ में आ गया, दोनों जुड़वा वाली बात समझ में आ गई। अब को प्राइम क्या होता है, ये थोड़ा सा अलग है। को प्राइम का मतलब है एनी टू नेचुरल नंबर, एनी टू नेचुरल नंबर हुज HCF, जिसका HCF जो होगा वो 1 होगा। HCF इज 1 आर नोन एज। यहां पे प्राइम वाली बात तो लिखी गई है, लेकिन यहां पे प्राइम से कोई लेना देना ऐसा नहीं है कि यहां पे सिर्फ प्राइम नंबर की ही बात हो रही है, ऐसा नहीं है। यहां पे कोई भी दो नेचुरल नंबर हो, जैसे कि 5 और 7 है, अगर दोनों प्राइम नंबर टाइप के हैं और दोनों का HCF अगर 1 है तो भी सही है। अगर ऐसा है 3 और 4, तो 4 तो हमारा प्राइम नंबर नहीं है, बट 3 और 4 को को प्राइम कहेंगे, क्योंकि इन दोनों के बीच का HCF जो है, इन दोनों का जो HCF है वो 1 है। वैसे ही 7 और 9 हो गया। कहने का मतलब यह है कि हम कोई भी दो नंबर लें, और अगर उनका HCF क्या, HCF 1 है, तो वो क्या है? को प्राइम नंबर है। ठीक है ना।
तो मेरे ख्याल से इतनी सारी चीज़ें आज की क्लास के लिए सफिशियंट हैं। ये सारे नंबर जो हैं वो आपको दिमाग में रखने हैं, ये हर टाइप के नंबर आपको दिमाग में रखने हैं। मैं नेक्स्ट क्लास में जो टॉपिक करवाऊंगा वो भी लिख देता हूं यहाँ पे। मैं नेक्स्ट क्लास में आपको करवाऊंगा प्रॉपर्टीज। यहाँ पे मैंने सारे टाइप के नंबर जो कि हम लोग अपने कोर्स के दौरान यूज करेंगे वो मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट में हम लोग करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। ठीक है ना, ये हम लोग करेंगे। और मैं आपको बता दूं इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस की तरफ चले जाएंगे। मैं आपको दिखा देता हूं, मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ये देखिए, ये मैंने आपको बोला था कि हम लोग 2 पीडीएफ आपको प्रोवाइड करेंगे। तो एक पीडीएफ तो ये वाला हो गया, जो चीजें भी मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ ये सब कुछ पीडीएफ के रूप में आपको दे दिया जाएगा। और दूसरी चीजें, ये क्वेश्चंस वाली जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस है, इसमें कुछ क्वेश्चंस पहले से लिखे होंगे, कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ पे लिखूंगा। तो ये जैसे कुछ क्वेश्चंस पहले से लिखे हैं, अब आप देखिए, अब आप इस सवाल को, ट्रू और फॉल्स वाले इस सवाल को आप कर सकते हैं बहुत ही आराम से। ठीक है ना, इसको चाहे तो अभी वीडियो को रोक के कर भी लीजिए। ओके ना। और इसमें और भी कई तरह के सवाल हैं, ये वर्ड प्रॉब्लम है। और देखिए, जैसे ही मैं ये सवाल दूं, जैसे ही ये मैं सवाल आपके सामने लाऊं, आप वीडियो को रोकिए, इसका सॉल्यूशन निकालिए, आंसर साइड में लिखा हुआ है उससे मैच कीजिए और फिर आगे कंटिन्यू करिए वीडियो को। ठीक है ना। तो यहाँ पे बहुत सारे सवाल हैं, ये सवाल हम लोग नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट कर देंगे जब हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन वाला टॉपिक हो जाएगा। तो क्लियर है। तो आई होप आप लोगों को मजा आ रहा होगा पढ़ने में। हमें आप लोग रिव्यू जरूर देते रहिएगा और धीरे धीरे करके हम लोग चीज़ों को सीखेंगे। अभी बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें सीख रहे हैं, बट फिर भी मुझे उम्मीद है कि बहुत सारी नई चीज़ें भी आपने सीखी होगी। ठीक है ना। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना ध्यान रखिए, रिवीजन करते रहिए और मज़े से पढ़ते रहिए। थैंक यू।